देवी सज्जनों, अति सम्मान के साथ और आप सभी की उत्साह भरी और प्यार भरी तालियों के बीच में स्वागत करते हैं आशावादी प्रकृति और चुनौती क्षमता के धनी, सबका साथ सबका विकास की विचारधारा के पक्षधर, भारत के पंत प्रधान, हम सबके प्रिय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का, और मंच पर साथ साथ श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस व इस्पात केंद्रीय मंत्री और आज के कार्यक्रम के मेजबान। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सेनानी, संविधान सभा के सदस्य, ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री जिन्हें लोकप्रिय उपाधि उत्कल केसरी से जाना जाता है, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और देवी सज्जनों, हम सभी के लिए आज ये बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का आज यहाँ पर विमोचन किया जाएगा। मैं आज के मेज़बान श्री भार्तृहरि महताब जी, सांसद लोकसभा कटक ओडिशा से सादर निवेदन करती हूँ कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सभी की तरफ से स्वागत करें, अभिनंदन करें, उन्हें शॉल व एक विशेष स्मृति चिन्ह भेंट कर। और ये अब एक विशेष स्मृति चिन्ह बोडोभद्रा जी, माँ सुभद्रा जी एवं श्री जगन्नाथ जी की आशीर्वाद रूपी पट पेंटिंग भेंट करते हुए महताब जी माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब की तरफ से धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए और साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का, बोडोभद्रा जी, माँ सुभद्रा जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, यही शुभकामनाओं के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत। और आप सभी से अब निवेदन है, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ओडिशा गान के लिए। महान कवि लक्ष्मीकांत मोहपात्रा द्वारा लिखे देश प्रेम और देशभक्ति को समर्पित ओडिशा गान वंदे उत्कल जननी। वंदे उत्कल जननी, 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 वंदे उत्कल जननी। चारु हासमयी, चारु हासमयी, चारु हासमयी, चारु हासमयी, जननी जननी जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी। सुशोभित धीरा, तारक मार सुशोभित धीरा, सुब्रत निकोला शिखर समीरा, जननी जननी जननी, सुब्रत निकोला शिखर समीरा, जननी जननी जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी। जय ओडिशा। देवी सज्जनों, आज श्री भार्तृहरि महताब जी के लिए बहुत ही खुशी का मौका है, क्योंकि ये उन्हीं की मंशा थी, उन्हीं की इच्छा थी
कि ओडिशा इतिहास का हिंदी में अनुवाद किया जाए। तो आज के इस खुशी के मौके पर सभी का स्वागत करने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ उनके स्वागत संदेश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने यहाँ पधारे और अपने कर कमलों से वो आज उड़ीसा इतिहास का हिंदी संस्करण लोकार्पण करने जा रहे हैं। असल में एक मन में था, पर इसको और आगे बढ़ाया जो हमारे मंच पर विराजमान हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने। करीब 1.5 साल या 2 साल पहले ऐसे ही बात करते करते सेंट्रल हॉल में उन्होंने कहा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ हिंदी भाषी इलाकों में, उड़ीसा का वीर गाथा, उड़ीसा का त्याग और तपस्या का जो इतिहास है ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। हम तो बस उड़ीसा में ही इसके बारे में चर्चा करते हैं और जो अध्यापक हैं विभिन्न यूनिवर्सिटी में वो शायद जानते होंगे, पर ज़्यादातर लोग उड़ीसा के पूर्णांग इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं हम करते कि पिताजी के जो उड़ीसा इतिहास का किताब उड़िया में छपी है और अंग्रेजी में छपी है उसका हिंदी अनुवाद करें। मैंने कहा ये एक बड़ी प्रोग्राम है, पर हिंदी में अनुवाद करेगा कौन? और ये कोरोना काल में डॉक्टर शंकरलाल पुरोहित यहाँ विराजमान है। अपने बेटे के पास वो हैदराबाद में ठहरे थे। बस ऐसे ही बात करते करते मैंने कहा, अनुरोध किया कि ऐसा एक प्रोग्राम है, आप करवा सकते हैं। 80 साल के हैं वो, पर वो चैलेंज स्वीकार किया और पहले कहा कि पहला खंड मैं पहले कर लूं, फिर बाद में दूसरा और तीसरे खंड के बारे में सोचूंगा। पहला खंड जब 3 महीने के बाद हो गया संपूर्ण, तो उन्होंने कहा द्वितीय भाग और तृतीय भाग को हमारे पास भेज दीजिए। और 3 भाग संपूर्ण हो जाने के बाद हमारी जो फाउंडेशन है पिताजी के नाम से 1987 से, वो उसका प्रकाशन दायित्व लिया और किताब सामने आ गया। इसी बीच मैंने आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से मैंने एक निवेदन किया था कि इस तरह का, क्योंकि उनका रुचि इतिहास में है, विशेषकर प्रांतीय इतिहास के बारे में उनका एक सोच है, शायद आज वो बताएंगे। भारत का इतिहास सिर्फ दिल्ली का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास हर एक राज्य का इतिहास है, उसका समाहार ही भारत का इतिहास है। और आज ऐसे एक संजोग है कि हम डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बैठे हैं, जिनके नाम पर ये इंटरनेशनल सेंटर बनी है। डॉक्टर अंबेडकर के साथ पिताजी का और उड़ीसा का एक गहरा संबंध भी है। संजोग की बात है। संजोग इसलिए है कि जब अहमदनगर फोर्ट में पिताजी करीब 3.5 साल बंदी थे, उसी समय अखबार में उन्होंने पढ़ा कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। तो उन्होंने एक चिट्ठी, क्योंकि उस समय पाबंदी थी, अपने निकटतम परिवार के निकटतम व्यक्ति को ही वो चिट्ठी लिख सकते हैं, तो माताजी को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कि जाके ठक्कर बापा जी से मिलो और उनको कहो कि वो जाए और डॉक्टर अंबेडकर जी से मिले दिल्ली में, और उनको कहना कि उड़ीसा क्या इसी तरह
बाढ़ में, सूखा में खेती सहता रहेगा, हीराकुद बांध बन नहीं पाएगा। तो ठक्कर बाबा ने अंबेडकर जी से जाके कहा 1944 में उसने प्लान बनाया। उस हिसाब से आज भी इस सभागृह में कई वरिष्ठ प्रशासक भी हैं, उनको मालूम है कि उस समय जो गवर्नर थे, बिफोर इंडिपेंडेंस पहले एक शिलान्यास हुआ था, बाद में जवाहरलाल नेहरू 1948 में हीराकुद बांध का शिलान्यास किया। अंबेडकर का ये जो शुरुआत हुई ये अहमदनगर फोर्ट से हुई थी, पिताजी के एक खत के कारण। और वहीं अहमदनगर फोर्ट में पिताजी ने उड़ीसा का इतिहास लिखा था। उन्होंने खुद अपने फॉरवर्ड में लिखे हैं कि करीब 2 साल तक मुझे करीब 10 से 12 घंटा परिश्रम करना पड़ा ये किताब लिखने के लिए। 1948 में जब वो निकले, 46 में फिर प्रशासनिक दायित्व उनको मिला, 48 में किताब निकला, 4-5 महीने में अंग्रेजी का किताब भी निकल गया। पिछले 73 साल में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसका हिंदी अनुवाद किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया, और मैं तहे दिल से डॉक्टर शंकरलाल पुरोहित जी से भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसको आज के स्वरूप में लाया। और सबसे ज़्यादा मैं कृतज्ञ रहूँगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास कि उन्होंने एक किताब को आज इस ऊंचाई पे पहुंचा दिया है। उस ऊंचाई हर एक भारतीय के मन में आएगा, हर एक उड़िया के मन में भी आएगा कि हम इस देश का एक अंश है। 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में उड़िया लोग 4.5 करोड़ होंगे, पर हमारे ये 4.5 करोड़ जो जनता है वो इस देश का एक भाग है। और हमारा एक इतिहास 2000 साल पुराना है। हमारी मैरीटाइम एक्टिविटीज़ इतने उज्जवल थे, और आज भी देश आगे बढ़ रहा है। जितने सारे बंदरगाह उड़ीसा में बन रहा है, इस सारे चीज़ में मुझे और एक चीज़ भी छोटी सी बात बतानी है, वो है सरदार पटेल। सरदार पटेल की भूमिका इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स में, जो आज शायद खूब कम लोग चर्चा करते हैं, इस देश को बनाने में, आज का स्वाधीनोत्तर भारतवर्ष को बनाने में, इंडिपेंडेंट इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाने में, मानसिक स्तर पर हम एकात्म हुए, इस बारे में अगर किसी को ज़्यादा, सबसे ज़्यादा महत्व देनी है वो है सरदार पटेल। बस 2 चंद लाइन में यहाँ कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने एक फॉरवर्ड में पिताजी का एक किताब में बिगिनिंग ऑफ द एंड में लिखे हैं, centuries ago it was the proud privilege of Kalinga to arouse awakening in a great monarch who became in the course of time not only a great and wise sovereign and suzerain, but also a great guide, friend and philosopher of his people. Few had dreamt and none had ever imagined that it would be from the same land that will start a revolutionary change which would achieve for India the same measure of unity and strength and security which India had attained under the distinguished ruler Ashoka. उन्होंने फिर भी लिखा, Dr. Mehta had more than 10 years ago, ये 1948 में लिख रहे हैं, 10 years ago, he conceived a future for Orissa
which he had the good fortune to realize in his own lifetime. It has also been his proud privilege not only to make that future, but also to lay the foundation of a brighter future still. He was the living spirit in the drama. His was the enthusiasm which triumphed over difficulties, and his was the persistence which at last succeeded. I am happy that I helped him to realize what was not only his dream and his ambition, but also the dream and ambition of all Odiyas. I am happier still that it was that backward province, as they call it, which led the way for the rest of India to follow. ये फॉरवर्ड सरदार पटेल ने लिखे थे पिताजी के किताब द बिगिनिंग ऑफ द एंड, एमलगमेशन और मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू द यूनियन ऑफ इंडिया। उसी के साथ उन्होंने और एक वाक्य लिखे थे जो हमारे दिल में, हर एक उड़िया के दिल में वो बसे हैं। उन्होंने पिताजी के बारे में जरूर लिखा था ये शब्द। उन्होंने कहा, लिखा है, ए ट्रू पैट्रियट इन दैट ही लव्स ओडिशा एज वी ऑल लव, बट लव्स इंडिया मोर। प्रोविंशियलिज्म, आंचलिकतावाद है राजनीति में दूसरे कारण के भी, पर हमारे सबके दिल में ये है कि हम इस देश को तहे दिल से प्यार करते हैं। और आज जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी पधारे हैं वो उसी को उजागर करते हैं। मैं और कुछ ना कहते हुए इतना ही कहूँगा कि इस देश कण कण में बसा है, हमारे देश प्रेम भी कण कण में बसा है, और इसे और भी मजबूत करने के लिए आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्री महताब जी, हमें इस पुस्तक के पीछे की कहानी बताने का और साथ साथ एक महान हस्ती, महान व्यक्तित्व वाले डॉक्टर महताब से हमारा परिचित कराने का। और दिव्य सज्जनों, जैसा कि कहा गया, डॉक्टर हरिकृष्णा महताब की पूरी ज़िंदगी एक रोचक प्रेरणादायक किताब की तरह थी और उनकी किताब की हर एक पन्ने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमने एक छोटी सी कोशिश की है उनकी इस महान जिंदगी, उनके असूलों, उनके संघर्षों, उनके बहुमूल्य योगदान को एक लघु फिल्म में समेटने की। तो आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। भगवान जगन्नाथ की पवित्र भूमि, कला संस्कृति की जन्मस्थली, वीरों और महापुरुषों की जननी ओडिशा, कलिंग राज्य का उल्लेख महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों में मिल जाता है। और इसकी कहानी वे पत्थर भी कहते हैं जिन पर यहाँ के प्रतापी सम्राट खारवेल का नाम लिखा है। ओडिशा के निवासी कितने स्वाभिमानी, राष्ट्रभक्त और साहसी हैं, इस बात का प्रमाण कलिंग युद्ध स्वयं है। शक्तिशाली सम्राट अशोक की अधीनता स्वीकारने के स्थान पर कलिंग की संतानों ने युद्ध में गौरवशाली मृत्यु को गले लगाया था। जब भारतीय उपमहाद्वीप को अंग्रेजी शासन का ग्रहण लगा तो पहली प्रखर ललकार यहीं से सुनाई दी। सन 1804 में जय राजगुरु और 1817 बख्शी जगबंधु, चक्रा विसोई, रेंडो माझी के नेतृत्व में हुआ पाइक सशस्त्र संग्राम विदेशी आतताइयों पर हुआ पहला आघात था। बाद में सरदार सुरेंद्र साई ने मुक्ति संग्राम को आगे बढ़ाया। उत्कल जननी ने ऐसे महामानवों को जन्म दिया जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अपने लहू से सींचा और आजादी के फूल खिलाए। मधुसूदन दास और गोपबंधु ने सत्याग्रह की राह पर चलकर स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया। वहीं लक्ष्मण नायक, बालक बाजी राउत और रघु दिवाकर जैसे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि का कर्ज चुकाया। पवित्र प्रधान जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने संघर्ष से देश का मान सुरक्षित रखा। आज देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में
अपने महान स्वतंत्रता संग्रामियों की स्मृति के उज्जवल आलोक में आजादी के 75 वर्षों का उत्सव मना रहा है। जब अपनी मातृभूमि पर गर्व करने वालों की बात चलती है तो सहज ही नाम याद आ जाता है उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब का। जब देश ने सहायता के लिए पुकारा तो कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर युवा हरे कृष्ण ब्रिटिश राज के विरुद्ध उठ खड़े हुए। एक समृद्ध परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने जेल की यातनाओं को सहर्ष स्वीकारा। असहयोग आंदोलन या नमक सत्याग्रह हो या भारत छोड़ो आंदोलन, डॉक्टर मेहताब सतत ही संघर्ष करते रहे और लगभग 10 वर्षों तक जेल में बंद रहे। जब आप 1942 से 1945 तक जेल में कैद थे, तब भी उड़ीसा के गौरवशाली इतिहास की स्मृतियां आपको उत्साहित रखती। विश्व भर को अपनी मातृभूमि से अवगत कराने के लिए पहली बार डॉक्टर मेहताब ने उड़ीसा के वृहद इतिहास की रचना की, जिसके हिंदी संस्करण का विमोचन आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। 1946 में वे उड़ीसा के प्रधानमंत्री बने और फिर अपने प्रयासों से उन्होंने 25 रियासतों का एकीकरण कर वृहदतर उड़ीसा का गठन किया, जिसमें सरदार पटेल का उन्हें भरपूर सहयोग मिला। बाद में वे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। डॉक्टर मेहताब अपने ऊंचे कद के लिए जाने जाते थे, परंतु उनका किरदार और भी बुलंद था। उन्होंने केवल नव उड़ीसा की सीमाओं का ही निर्धारण नहीं किया, इसके भविष्य के लिए सपने भी देखे और निर्माण भी किए। उन्होंने हीराकुंड बांध के निर्माण, पारादीप पोर्ट और राउरकेला स्टील प्लांट सहित अनेक उद्योगों की स्थापना से आधुनिक उड़ीसा की नींव रखी, तो कटक के स्थान पर भुवनेश्वर को नई राजधानी बनाने में अहम भूमिका निभाई। मजबूत बुनियाद पर खड़ा उड़ीसा आज धमरा और पारादीप बंदरगाह का कायाकल्प हो या ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना, खनिजों का सही उपयोग हो या फिर प्रदेश को हाइड्रोकार्बन हब बनाने की बात, उड़ीसा अपने नवोदय की ओर निरंतर बढ़ रहा है। आज उड़ीसा प्रेरित भी है और सक्षम भी। फिर निश्चय से विजय होगी, उत्कल भूमि की जय जय होगी। जय जगन्नाथ। तो देवी सज्जनों, ये थी उड़ीसा के महान वीरों की कहानी। और अब इस पावन मिट्टी के एक और होनहार पुत्र, कर्मठ राष्ट्रकर्मी, माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस व इस्पात केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से सादर निवेदन है हम सभी को संबोधित करने के लिए। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज की इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के अद्वितीय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी। मैं 4.5 करोड़ उड़िया भाषा भाषी जनता की ओर से, भारत की सभी राष्ट्र प्रेमियों की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं। आपकी समय हमारी उड़िया समाज की, उड़िया जाति की एक लंबे अरसे से, कभी कल्पना करिए, जो भाषा भारत की कुल 6 भाषा, प्राचीन भाषा की मान्यता जिनको मिली है, संस्कृत के अलावा दक्षिण के 4 भाषा, कन्नड़, तमिल, मलयाली और तेलुगु प्रांतीयों भाषा के अंदर अगर 6वीं भाषा किसी को प्राचीन भाषा की मान्यता मिली, शास्त्रीय भाषा की मान्यता मिली, ऐसे उड़िया भाषा और उस उड़िया समाज की 2000 साल की प्रमाणित इतिहास और आजादी के 73 साल के बाद भारत की राष्ट्रभाषा में उसकी परिचय ना हो, हम इसीलिए खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। मैं आभार प्रकट करूंगा महता फाउंडेशन को, विशेष करके भरतोरी जी को और शंकरलाल पुरोहित जी को। उन्होंने ये कृति को हिंदी में रूपांतरित करने का मौका दिया। लेकिन मैं फिर प्रधानमंत्री जी के पास उड़ीसा की ओर से आभार प्रकट करूंगा कि 73 साल के बाद ऐसे प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा की कई सारे प्रथम कीर्ति स्थापित किए हैं। शायद पहला
देश की पिछले दिनों में जिन्होंने भी जिम्मेवारी संभाली देश की, सबने उड़ीसा की चिंता किया होगा, किया भी है। लेकिन मैं खुले दिल से उड़ीसा की ओर यह कहना चाहूंगा, आजादी के बाद शायद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला प्रधानमंत्री होंगे जो उड़ीसा के बारे में इतना चिंता किया। मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं। पहली बार महाप्रभु जगन्नाथ जी की नवकलेबर में भारत सरकार की तिजोरी में कोई प्रधानमंत्री उड़ीसा को पैसा दिया तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने पैसा दिया। पद्म पुरस्कार ये व्यवस्था बन चुकी थी, समाज की बड़े बड़ों को मिले, बड़े बड़े राज्यों के लोगों को मिले, लेकिन उड़ीसा के सुदूर कोई गांव में हलधर नाग जो चप्पल भी नहीं कोई पहना नहीं जिंदगी में, शर्ट भी नहीं पहना, ऐसे अनेक हलधर नागों को मोदी जी की शासन के समय में पहली बार स्वीकृति मिली। न केवल पद्म पुरस्कार, उड़ीसा में कोई सामान्य नौजवान, एक तटीय उड़ीसा में सिलू नायक करके कोई नौजवान कभी मिलिट्री में जाने के लिए कोशिश किया, जा नहीं पाया, आर्थिक दुर्वस्था से जा नहीं पाया, लेकिन सोचा मैं तो नहीं जा पाया, लेकिन मैं मेरे युवा साथियों को तैयार करूंगा मिलिट्री स्कूल में जाने के लिए, मिलिट्री ट्रेनिंग में जाने के लिए। हमें किसी को पता नहीं, मैं तो स्वीकार करना चाहूंगा कि मेरे को तो पता नहीं था, ना महताब जी को उसके बारे में पता होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी उनको ढूंढ निकाले और उड़िया भाषा में कहा जाता है कि बण मल्ली बणरे रह जाए, जंगल में ही मल्ली फूल रह ही जाता है, उसको कोई ढूंढ नहीं पाता है। इसीलिए आज की किताब की विमोचन तक मैं उड़िया समाज की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा। आपने उड़ीसा की प्रति जो आपकी स्नेह है, जो उड़ीसा के प्रति आपकी जिम्मेवारी है, उसको आपने निभाया, आज भी समय निकाला। हम आपके प्रति गहरे हृदय की गहराई से आभार प्रकट करते हैं। मित्रों, डॉक्टर महताब आजादी के तुरंत बाद और इसकी किताब की जब कल्पना किए, खारवेल जी कलिंग की युद्ध, 1804-1817 की लड़ाई और आजादी की लड़ाई और आधुनिक उड़ीसा की नई नींव रखने की जो कल्पना, इसको कभी सोचने से ये ध्यान में आती है। ये स्थानीय इतिहास को पहली बार डॉक्टर महताब जी ने उसको नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाए, अंग्रेजी में अनुवाद करके एक सिंक्रोनाइज तरीके से, उसको व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उसको रखा। इसी को आज भारत में ज्यादा भाषा बोलने वाले डॉक्टर महताब हिंदी के, आज भारत में कई प्रांतों में एक विचित्र प्रकार की कंपटीशन होती है, हम हिंदी क्यों बोलेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी आपके इस कार्यक्रम को टेक्नोलॉजी के माध्यम से उड़ीसा की 5000 बुद्धिजीवी 31 स्थान पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिख रहे हैं और हम कॉन्शियसली आज इसको हिंदी में कर रहे हैं। डॉक्टर महताब हिंदी के सबसे बड़े अनुयायी थे रिसेंट पास्ट में उड़ीसा में। हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, हमें उस ग्लानि से मुक्ति होना ही पड़ेगा। हम अंग्रेजी कहेंगे, कोई बुरा नहीं कहना अंग्रेजी बात, और प्रधानमंत्री जी तो ऐसे ही एक नेतृत्व है जिन्होंने भारतीय भाषा को, ना केवल हिंदी, समूचा भारतीय भाषा को, अभी जो आपकी अगुवाई में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, शायद आजादी के बाद पहली बार स्थानीय भाषा को इतने महत्व देने वाला कोई नेतृत्व रहा तो श्री मोदी जी रहे। और ऐसे ही एक संजोग है आज, ऐसे ही आज उड़ीसा की एक नई अस्तित्व, नई इतिहास कि हम सभी लोग साक्षी बन रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी की कर कमल पे 21वीं सदी के जब भारत सब मिलकर, सुखद संजोग देखिए, कुछ ही महीना पहले प्रधानमंत्री जी ने देश की अमृत महोत्सव की श्री गणेश किया, आजादी के अमृत महोत्सव का श्री गणेश किया। महात्मा गांधी जी की 100 साल उड़ीसा आने के हम लोग वहां पालन कर रहे हैं और कोशिश हुई आजादी की लड़ाई, इस भारत की वीर गाथा को एक पर्टिकुलर एंगल से दिखने का कोशिश किया गया। दिल्ली में भी हुई, भुवनेश्वर में भी हुई।
मित्रों, मैं आज फिर आप सभी का इस कार्यक्रम पे इसीलिए स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम आज की 9 अप्रैल उड़ीसा की सामाजिक जीवन में सदियों तक एक नई परिचय खड़ा करेगा। न केवल इस किताब के लिए, ये सिर्फ किताब नहीं है, एक बुद्धिमान, पराक्रमी, लड़ाकू, संवेदनशील ऐसे एक समाज की, एक भारत की इस प्रकार के नेतृत्व की हाथ से आज स्वीकृति मिल रही है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का, आप सभी का आभार प्रकट करता हूं इस कार्यक्रम में और मेरे समाज को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की इस प्रवास में 21वीं सदी में उड़ीसा अपने स्थान और जिम्मेवारी निभाए। आप सभी को तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी अपने विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और देवी सज्जनों, विश्व भर को अपनी मातृभूमि की अमर कृति से अवगत करने के लिए डॉक्टर महताब ने ओडिशा का गौरवशाली इतिहास लिखा और हम सभी के लिए गौरव की बात है, विशेष रूप से उड़िया समाज के लिए, कि उनकी इस अभिव्यक्ति का, उनकी इस पुस्तक का आज विमोचन एक ऐसी शख्सियत के करकमलों द्वारा होने जा रहा है जो स्वयं इस सदी के इतिहास निर्माता हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करना चाहूँगी कि उड़ीसा इतिहास के हिंदी संस्करण का वह विमोचन करें। और देवी सज्जनों, इस पुस्तक के अनुवाद से ज़्यादा लोगों को उड़ीसा के संपन्न इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। और हमारे साथ श्री शंकर लाल पुरोहित जी हैं, जो स्वयं हिंदी साहित्य जगत के एक विशेष लेखक हैं, जिन्होंने इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया है। और अब आपकी एक बार फिर तालियों के बीच में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ अपने ओजस्वी संदेश से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। जय जगन्नाथ। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित लोकसभा में सिर्फ सांसद ही नहीं, संसदीय जीवन में एक उत्तम सांसद किस प्रकार से काम कर सकता है, ऐसा एक जीता जागता उदाहरण भाई भर्तृहरि जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, अन्य वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है कि मुझे उत्कल केसरी हरे कृष्ण महताब जी से जुड़े इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर मिला है। करीब 1.5 वर्ष पहले हम सब ने उत्कल केसरी हरे कृष्ण महताब जी की 100वीं जयंती बहुत ही एक प्रेरणा के अवसर के रूप में मनाई थी। आज हम उनकी प्रसिद्ध किताब ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का लोकार्पण कर रहे हैं। ओडिशा का व्यापक और विविधताओं से भरा इतिहास देश के लोगों तक पहुंचे, यह बहुत आवश्यक है। ओडिया और अंग्रेजी के बाद हिंदी संस्करण के जरिए आपने इस आवश्यकता को पूरा किया है।
मैं इस अभिनव प्रयास के लिए भाई भर्तृहरि महताब जी को, हरे कृष्ण मेहता फाउंडेशन को और विशेष रूप से शंकरलाल पुरोहित जी को उनका धन्यवाद भी करता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भर्तृहरि जी ने इस पुस्तक के विमोचन के अनुरोध के साथ ही मुझे एक प्रति भी वो आकर के दे के गए थे। मैं पढ़ तो नहीं पाया पूरी, लेकिन जो सरसरी नजर से मैंने उसको देखा तो मन में विचार आया कि इसका हिंदी प्रकाशन वाकई कितने सुखद संयोगों से जुड़ा हुआ है। ये पुस्तक एक ऐसे साल में प्रकाशित हुई है जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी साल उस घटना को भी 100 साल पूरे हो रहे हैं जब हरे कृष्ण मेहताब जी कॉलेज छोड़कर आजादी की लड़ाई से जुड़ गए थे। गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी तो उड़ीसा में हरे कृष्ण जी ने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया था। ये भी संयोग है कि वर्ष 2023 में उड़ीसा इतिहास के प्रकाशन के भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जब किसी विचार के केंद्र में देश सेवा का, समाज सेवा का बीज होता है तो ऐसे संयोग भी बनते ही चलते हैं। साथियों, इस किताब की भूमिका में भर्तृहरि जी ने लिखा है कि डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास बनाया भी, बनते हुए देखा भी और उसे लिखा भी। वास्तव में ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व बहुत ही विरले होते हैं। ऐसे महापुरुष खुद भी इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय होते हैं। मेहताब जी ने आजादी की लड़ाई में अपना जीवन समर्पित किया, अपनी जवानी खपा दी। उन्होंने जेल की जिंदगी काटी, लेकिन महत्वपूर्ण ये रहा कि आजादी की लड़ाई के साथ साथ वो समाज के लिए भी लड़े। जात पात, छुआछूत के खिलाफ आंदोलन में उन्होंने अपने पैतृक मंदिर को भी सभी जातियों के लिए खोला। और उस जमाने में आज भी एक स्वयं के व्यवहार से इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करना, ये इसको आज शायद इसको हमें इसकी ताकत क्या है अंदाज नहीं आएगा। उस युग में देखेंगे तो अंदाज आएगा कि कितना बड़ा साहस होगा। परिवार में भी किस प्रकार के माहौल से इस निर्णय की ओर जाना पड़ा होगा। आजादी के बाद उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में बड़े बड़े फैसले लिए। उड़ीसा के भविष्य को गढ़ने के लिए अनेक प्रयास किए। शहरों का आधुनिकीकरण, पोर्ट का आधुनिकीकरण, स्टील प्लांट, ऐसे कितने ही कार्यों में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। साथियों, सत्ता में पहुंचकर भी वो हमेशा पहले अपने आप को एक स्वाधीनता सेनानी ही मानते थे और वो जीवन पर्यंत स्वाधीनता सेनानी बने रहे। ये बात
आज के जनप्रतिनिधियों को हैरत में डाल सकती हैं कि जिस पार्टी से वो मुख्यमंत्री बने थे, आपातकाल में उसी पार्टी का विरोध करते हुए वो जेल गए थे। यानी वो ऐसे विरले नेता थे जो देश की आजादी के लिए भी जेल गए और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भी जेल गए। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं आपातकाल समाप्त होने के बाद उन्हें मिलने के लिए उड़ीसा गया था। मेरी तो कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे समय दिया और मुझे बराबर याद है प्री लंच टाइम दिया था। तो स्वाभाविक है कि लंच का समय होते ही बात पूरी हो जाएगी। और लेकिन मैं आज याद करता हूँ, मुझे लगता है 2-2.5 घंटे तक वो खाने के लिए नहीं गए और लंबे अरसे तक मुझे बहुत सी चीजें बताते रहे, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति के लिए एक सारा रिसर्च कर रहा था, कुछ मटेरियल कलेक्ट कर रहा था। इस विषय से मैं उनके पास गया था और मेरा ये अनुभव, और मैं कभी कभी देखता हूँ कि जो बड़े परिवार में बेटे संतान पैदा होते हैं, और उसमें भी खास करके राजनीतिक परिवारों में, और बाद में उनके संतानों को देखते हैं तो कभी कभी प्रश्न उठता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। लेकिन भर्तृहरि जी को देखने के बाद कभी नहीं लगता है और उसका कारण हरे कृष्ण जी ने परिवार में जो शिस्त, अनुशासन, संस्कार, इसको भी उतना ही बल दिया, तब जाकर के हमें भर्तृहरि जैसे साथी मिलते हैं। साथियों, ये हम भली भांति जानते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर उड़ीसा के भविष्य की चिंता करते हुए भी उड़ीसा के इतिहास के प्रति उनका आकर्षण बहुत अधिक था। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में अहम भूमिका निभाई, उड़ीसा के इतिहास को राष्ट्रीय पटल पर ले गए। उड़ीसा में म्यूजियम हो, आर्काइव्स हो, आर्कियोलॉजी सेक्शन हो, ये सब महताब जी की इतिहास दृष्टि और उनके योगदान से ही संभव हुआ। साथियों, मैंने कई विद्वानों से सुना है कि अगर आपने महताब जी की उड़ीसा इतिहास पढ़ ली तो समझो आपने उड़ीसा को जान लिया, उड़ीसा को जी लिया। और यह बात सही भी है। इतिहास केवल अतीत का अध्याय ही नहीं होता, बल्कि भविष्य का आईना भी होता है। इसी विचारों को सामने रखकर आज देश अमृत महोत्सव में आजादी के इतिहास को फिर से जीवंत कर रहा है। आज हम स्वाधीनता सेनानियों के त्याग और बलिदान की गाथाओं को पुनर्जीवित कर रहे हैं, ताकि हमारे युवा उसे न केवल जाने बल्कि अनुभव करे, नया आत्मविश्वास के साथ भर जाए और कुछ कर गुजरने के मकसद से नए संकल्पों के साथ आगे बढ़े। स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जो देश के सामने उस रूप में नहीं आ सकी। और जैसा अभी भर्तृहरि जी कह रहे थे कि भारत का इतिहास राजमहलों का इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास राजपथ का इतिहास नहीं है। सिर्फ जन जन के जीवन के साथ इतिहास अपने आप निर्माण हुआ है। और तभी तो
हजारों साल की इस महान परंपरा को लेकर के हम जिए होंगे। ये बाहरी सोच है कि जिसने राजपाट और राजघरानों के आसपास की घटनाओं को ही इतिहास मान लिया, हम वो लोग नहीं है। पूरी रामायण और महाभारत देखिए, 80% बातें सामान्य जन की है, 80%। और इसलिए हम लोगों के जीवन में जन सामान्य एक केंद्र बिंदु में रहा है। आज हमारे युवा इतिहास के उन अध्ययन पर शोध करें और कर रहे हैं, उन्हें नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इन प्रयासों में कितनी प्रेरणाएं निकलकर सामने आएगी, देश की विविधता के कितने रंगों से हम परिचित हो पाएंगे। साथियों, हरे कृष्ण जी ने आजादी की लड़ाई के ऐसे अनेकों अध्यायों से हमें परिचित कराया है, जिनसे उड़ीसा को लेकर बोध और शोध के नए आयाम खुले हैं। पाइक संग्राम, गंजाम आंदोलन और लारजा कोल आंदोलन से लेकर संबलपुर संग्राम तक ओडिशा की धरती ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को हमेशा नई ऊर्जा दी। कितने ही सेनानियों को अंग्रेजों ने जेलों में डाला, यातनाएं दी, कितने ही बलिदान हुए, लेकिन आजादी का जुनून कमजोर नहीं हुआ। संबलपुर संग्राम के वीर क्रांतिकारी सुरेंद्र राय हमारे लिए आज भी बहुत बड़ी प्रेरणा है। जब देश ने गांधी जी के नेतृत्व में गुलामी के खिलाफ अपनी अंतिम लड़ाई शुरू की, तो भी उड़ीसा और वहां के लोगों उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा, ये ऐसे आंदोलन थे, वहां से लेकर के नमक सत्याग्रह तक पंडित गोपबंधु, आचार्य हरिहर और हरे कृष्ण मेहताब जैसे नायक ओडिशा को नेतृत्व दे रहे थे। रमा देवी, मालती देवी, कोकिला देवी, रानी भाग्यवती, ऐसी कितनी माताएं बहनें थी जिन्होंने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी। इसी तरह ओडिशा के हमारे आदिवासी समाज के योगदान को कौन भूल सकता है। हमारे आदिवासियों ने अपने शौर्य और देश प्रेम से कभी भी विदेशी हुकूमत को चैन से बैठने नहीं दिया। और आपको शायद पता होगा, मेरी एक कोशिश है कि हिंदुस्तान में आजादी के जंग में आदिवासी समाज का जो नेतृत्व रहा है, भूमिका रही है, उससे संबंधित उन राज्यों में जहां पर उस प्रकार के भावी पीढ़ी के लिए एक म्यूजियम वहां बनना चाहिए। अनगिनत कहानियां हैं, अनगिनत त्याग और तपस्या की, बलिदान की वीर गाथाएं पड़ी है। कैसे वो जंग लड़ते थे, कैसे जंग जीतते थे, लंबे अरसे तक अंग्रेजों को पैर नहीं रखने देते थे अपने बलबूते पर। ये बातें हमारे आदिवासी समाज की त्याग तपस्या के गौरव को आने वाली पीढ़ी को बताना बहुत जरूरी है। इसलिए कोशिश है कि पूरे देश में आदिवासी समाज का आजादी के जंग में नेतृत्व, उसको अलग से उजागर करके लोगों के सामने लाने की जरूरत है। और कई अनगिनत कहानियां हैं जिसकी ओर शायद इतिहास ने भी अन्याय किया है। हमारे जैसा हम लोगों का स्वभाव है, जरा तामझाम वाली चीजें आ जाए तो हम उस तरफ लुढ़क जाते हैं, और इसके कारण ऐसी तपस्या की बहुत बातें होती हैं, त्याग की बहुत बातें होती हैं, जो एकदम से उभर करके सामने नहीं आती है, तो प्रयास करके लाना होता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के महान आदिवासी नायक लक्ष्मण नायक जी को हमें जरूर याद करना चाहिए।
अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी थी। आजादी का सपना लेकर वो भारत माता की गोद में सो गए थे। साथियों, आजादी के इतिहास के साथ साथ अमृत महोत्सव का एक महत्वपूर्ण आयाम भारत की सांस्कृतिक विविधता और सांस्कृतिक पूंजी भी है। ओडिशा तो हमारी सांस्कृतिक विविधता का एक संपूर्ण चित्र, कंप्लीट पिक्चर है। यहाँ की कला, यहाँ का अध्यात्म, यहाँ की आदिवासी संस्कृति पूरे देश की धरोहर है। पूरे देश को इससे परिचित होना चाहिए, जुड़ना चाहिए और नई पीढ़ी को पता होना चाहिए। हम उड़ीसा इतिहास को जितना गहराई से समझेंगे, दुनिया के सामने लाएंगे, मानवता को समझने का उतना ही व्यापक दृष्टिकोण हमें मिलेगा। हरे कृष्ण जी ने अपनी पुस्तक में ओडिशा की आस्था, कला और वास्तु पर जो प्रकाश डाला है, हमारे युवाओं को इस दिशा में एक मजबूती और एक मजबूत आधार देती है। साथियों, ओडिशा के अतीत को आप खंगालें, आप देखेंगे कि उसमें हमें ओडिशा के साथ साथ पूरे भारत के ऐतिहासिक सामर्थ्य के भी दर्शन होते हैं। इतिहास में लिखित ये सामर्थ्य वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं से जुड़ा हुआ है, भविष्य के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करता है। आप देखिए, ओडिशा की विशाल समुद्री सीमा एक समय भारत के बड़े बड़े पोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र हुआ करती थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका जैसे देशों के साथ यहां से जो व्यापार होता था, वो ओडिशा और भारत की समृद्धि का बहुत बड़ा कारण था। कुछ इतिहासकारों ने शोध तो यहां तक बताते हैं कि ओडिशा के कोणार्क मंदिर में जिराफ की तस्वीरें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस बात का सबूत है कि उड़ीसा के व्यापारी अफ्रीका तक व्यापार करते थे। तभी तो जिराफ की बात कही होगी। उस समय तो व्हाट्सएप था नहीं। बड़ी संख्या में ओडिशा के लोग व्यापार के लिए दूसरे देशों में रहते भी थे। उन्हें दरिया पारी ओडिया कहते थे। ओडिया से मिलती जुलती स्क्रिप्ट्स कितने ही देशों में मिलती हैं। इतिहास के जानकार कहते हैं कि सम्राट अशोक ने इसी समुद्री व्यापार पर अधिकार हासिल करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण ने सम्राट अशोक को धम्म अशोक बना दिया और एक तरह से ओडिशा व्यापार के साथ साथ भारत से बौद्ध संस्कृति के प्रसार का माध्यम भी बना। साथियों, उस दौर में हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन थे, वो प्रकृति ने हमें आज भी दिए हैं। हमारे पास आज भी इतनी व्यापक समुद्री सीमा है, मानवीय संसाधन है, व्यापार की संभावनाएं हैं। साथ ही आज हमारे पास आधुनिक विज्ञान की ताकत भी है। अगर हम अपने इस प्राचीन अनुभवों और आधुनिक संभावनाओं को एक साथ जोड़ दें तो ओडिशा विकास की नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। आज देश इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रहा है और अधिक प्रयास करने की दिशा में भी हम सजग हैं। मैं जब प्रधानमंत्री नहीं बना था, चुनाव अभी तय नहीं हुआ था, 2013 में शायद मेरा एक भाषण है, मेरी पार्टी का एक कार्यक्रम था और उसमें मैंने कहा था कि मैं भारत के भविष्य को कैसे देखता हूं। उस समय मैंने कहा था कि अगर भारत का संतुलित विकास नहीं होता है
तो शायद हम हमारे पोटेंशियल का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाएंगे। और मैं ये मान करके चलता हूं उस समय से कि जैसे भारत का पश्चिमी भाग, अगर हम हिंदुस्तान का नक्शा लेकर के बीच में एक रेखा बना दें, तो पश्चिम में आपको इन दिनों प्रगति, समृद्धि सब नजर आएगा, आर्थिक गतिविधि नजर आएगी, नीचे से लेकर के ऊपर तक। लेकिन पूरब में जहां इतने प्राकृतिक संसाधन है, जहां इतने क्रिएटिव माइंड है, अद्भुत ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास पूरब में, चाहे उड़िया हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, असम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, ये पूरा एक ऐसी अद्भुत सामर्थ्य की पूंजी पड़ी है। अकेला ये इलाका ही डेवलप हो जाए ना, हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं हट सकता है। इतनी ताकत पड़ी। और इसलिए आपने देखा होगा पिछले 6 साल का कोई एनालिसिस करे तो पूर्वी भारत के विकास के लिए, और विकास में सबसे बड़ा इनिशिएटिव होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, सबसे ज्यादा बल दिया गया है पूर्वी भारत पर, ताकि देश एक संतुलित, पूरब और पश्चिम में करीब करीब 19-20 का फर्क तो मैं प्राकृतिक कारणों से समझ सकता हूं। और हम देखें कि भारत का स्वर्णिम युग तब था जब भारत का पूरब भारत का नेतृत्व करता था, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, इवन कोलकाता, ये भारत का नेतृत्व करने वाले केंद्र बिंदु थे। और उस समय भारत का स्वर्णिम काल, मतलब कि यहां एक अद्भुत सामर्थ्य पड़ा हुआ है। हमें इस सामर्थ्य को लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम फिर से भारत को उस ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। साथियों, व्यापार और उद्योग के लिए सबसे पहली जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर। आज ओडिशा में हजारों किलोमीटर के नेशनल हाईवे बन रहे हैं, कोस्टल हाईवे बन रहे हैं, जो कि पोर्ट्स को कनेक्ट करेंगे। सैकड़ों किलोमीटर नई रेल लाइंस पिछले 6-7 सालों में बिछाई गई है। सागरमाला प्रोजेक्ट पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अगला महत्वपूर्ण घटक है उद्योग। इस दिशा में उद्योगों, कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए काम हो रहा है। ऑयल और गैस में जुड़ी कितनी व्यापक संभावनाएं उड़ीसा में मौजूद है, उनके लिए भी हजारों करोड़ का निवेश किया गया है। ऑयल रिफाइनरीज हो, एथेनॉल बायो रिफाइनरीज हो, इनके नए नए प्लांट्स आज ओडिशा में लग रहे हैं। इसी तरह स्टील इंडस्ट्री की व्यापक संभावनाओं को भी आकार दिया जा रहा है। हजारों करोड़ का निवेश ओडिशा में किया गया है। ओडिशा के पास समुद्री संसाधनों से समृद्धि के अपार अवसर भी हैं। देश का प्रयास है कि ब्लू रिवॉल्यूशन के जरिए ये संसाधन ओडिशा की प्रगति का आधार बने, यहाँ के मछुआरों, किसानों का जीवन स्तर बेहतर हो। साथियों, आने वाले समय में इन व्यापक संभावनाओं के लिए स्किल की भी बहुत बड़ी जरूरत है। ओडिशा के युवाओं को इस विकास का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए IIT भुवनेश्वर, IISER बहरामपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल जैसे संस्थानों की नींव रखी गई है। इसी साल जनवरी में मुझे ओडिशा में IIM संबलपुर के शिलान्यास का सौभाग्य भी मिला था। ये संस्थान आने वाले सालों में ओडिशा के भविष्य का निर्माण करेंगे, विकास को नई गति देंगे। साथियों, उत्कल मणि गोपबंधु दास जी ने लिखा है, जगत सर से भारत कनल, ताम मधे पुण्य नीलांचल। आज जब देश आजादी के 75 सालों के शुभ अवसर के लिए तैयार हो रहा है, तो हमें इस भाव को, इस संकल्प को फिर से साकार करना है। और मैंने तो देखा है कि शायद, मेरे पास एग्जैक्टली आंकड़े नहीं है,
लेकिन कभी कभी लगता है कि कोलकाता के बाद किसी एक शहर में उड़िया लोग ज्यादा रहते होंगे तो शायद सूरत में रहते हैं। और इसके कारण मेरा उनके साथ बड़ा स्वाभाविक संपर्क भी रहता है। ऐसा सरल जीवन, कम से कम साधन और व्यवस्थाओं से मस्ती भरी जिंदगी जीना मैंने बहुत निकट से देखा है। ये अपने आप में, और कहीं उनके नाम पर कोई भी उपद्रव उनके खाते में नहीं है, इतने शांति प्रिय। अब जब मैं पूर्वी भारत की बात करता हूं, आज देश में मुंबई उसकी चर्चा होती है, आजादी के पहले कराची की चर्चा होती थी, लाहौर की चर्चा होती थी, धीरे धीरे करके बेंगलोर और हैदराबाद की चर्चा होने लगी, चेन्नई की होने लगी, और कोलकाता जैसे पूरे हिंदुस्तान की प्रगति और विकास और अर्थव्यवस्था में बहुत याद करके कोई लिखता है। जबकि वाइब्रेंट कोलकाता, एक फ्यूचर को लेकर के सोचने वाला कोलकाता, पूरे पूर्वी भारत को, पूरे पूर्वी, सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे पूर्वी भारत को प्रगति के लिए बहुत बड़ा नेतृत्व दे सकता है। और हमारी कोशिश है कि कोलकाता फिर से एक बार वाइब्रेंट बने, एक प्रकार से पूर्वी भारत के विकास के लिए कोलकाता एक शक्ति बनकर के उभरे। और इस पूरे मैप को लेकर के हम काम कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि सिर्फ और सिर्फ देश का ही भला ये सारे निर्णयों को ताकत देता है। मैं आज श्रीमान हरे कृष्ण मेहता फाउंडेशन के विद्वानों से अनुरोध करूंगा कि मेहताब जी के काम को आगे बढ़ाने का ये महान अवसर है। हमें ओडिशा के इतिहास को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के वास्तु वैभव को देश विदेश तक ले जाकर जाना है। आइए अमृत महोत्सव में हम देश के आह्वान से जुड़े, इस अभियान को जन जन का अभियान बनाए। मुझे विश्वास है ये अभियान वैसे ही वैचारिक ऊर्जा का प्रवाह बनेगा जैसा संकल्प श्री हरे कृष्ण मेहताब जी ने स्वाधीनता संग्राम के दौरान लिया था। इसी शुभ संकल्प के साथ मैं फिर एक बार इस महत्वपूर्ण अवसर में मुझे भी इस प्रवाह के साथ जुड़ने का मौका मिला। मैं मेहता फाउंडेशन का आभारी हूं, भाई भर्तृहरि जी का आभारी हूं कि मुझे आप सबके बीच आकर के इन अपने भावों को व्यक्त करने का भी अवसर मिला, और एक जिसके प्रति मेरी श्रद्धा और आदर रहा है, ऐसे कि इतिहास की कुछ घटनाओं से जुड़ने का मुझे आज मौका मिला। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। जब देश आज आपके कुशल नेतृत्व में अपने आज़ादी के 75 वर्षों का महा उत्सव मना रहा है, आपने हम सभी को प्रेरित किया, हम सभी का मार्ग प्रशस्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। देखिए, सच में एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। उन्होंने हम सभी को अपना कीमती समय दिया, और साथ साथ बहुत ही श्रद्धामयी और उच्च विचार जो उनके